हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम थर्ड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स। अगर हम इसके फर्स्ट सब यूनिट की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन JNK, और इसके बाद वन पार्टी सिस्टम डोमिनेट की बात हम बात करेंगे। अगर हम बात करें JNK की हिस्ट्री की तो आप हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और उसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड है उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको जो भी और प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री 1947 एरा की बात करें तो हमने इससे पहले आप हमारी हिस्ट्री की जो क्लास है एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसको जो फॉर्मेशन इसने बनी थी वो 1932 में बनी थी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो उस टाइम पे 1932 में जो थी ये इस जो पार्टी का नाम था वो लिखा गया था कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और इसको जो चलाया गया था, जो इसका प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? शेख अब्दुल्ला और 3 अदर थे। अगर हम बात करें 1938 या 1938 है था, यहाँ पे 1939 है, तो इससे आप 1938 से लेकर 1939 तक बोल सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रमोट किया था। उन्होंने प्रमोट किया था सेकुलरिज्म। 1938 में ये जो थी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी, और उसके बाद इन्होंने क्या प्रमोट किया था? सेकुलरिज्म की बात करें। अगर हम बात करें पोस्ट 1947 की बात करें तो उसमें सबसे पहले आप कह सकते हैं कि 1947 से लेकर 1953 तक जो डोमिनेट की थी वो किसने की थी? शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी। और अगर हम बात करें 1953 में जो था इनको अरेस्ट कर दिया था पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से, और 1953 से 75 तक सेंटर एरा कंट्रोल रहा। इसमें इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें। अगर हम बात करें 1975 से लेके 1989 तक, तो इसमें पॉलिटिकल रिवल की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं शेख अब्दुल्ला का जो इंदिरा गांधी अकॉर्ड और उसके शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड जो हुआ था, उसमें हम बात कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस कांग्रेस की बात कर सकते हैं, उसके कांग्रेस के ग्राउंड्स स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। और आप बात कर सकते हैं 1990 में जो था मिलिट्री जो प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट हुआ था। इसमें हम कह सकते हैं 1987 में जो इलेक्शन हुआ था उसकी वजह से जो एलिनेशन वगैरह स्टार्ट हुए थे। अगर हम बात करें पार्टी से जो हुआ था वो कोलैप्स हुआ था ड्यूरिंग मिलिट्री फेज 1990 से लेकर 1996 तक। ठीक, अगर हम बात करें 1996 से, तो इसके बाद जो था मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो गया था। PDP का जो कुछ सब बनी थी 2000 में बनी थी, और इसके बाद बीजेपी ने जो गेन की थी वो 2014 में हुई थी, और कांग्रेस PDP कांग्रेस कोलेशन बना था। NC कांग्रेस का कोलेशन 2009 में बना था। PD और बीजेपी का बना था कहाँ पे? और 2015 पे। अगर हम बात करें 2019 में जो था 370 जो था अपग्रेड हुआ था, स्टेट डाउनग्रेड हुआ था, और यूटी न्यू फेस बिगन हुआ था। अगर हम बात करें 2024 में तो इस टाइम पे देख सकते हैं कि अलायंस जो थी पार्टी मिलके जो था कि उसने मतलब इलेक्शन जीता। तो आप ये कह सकते हैं 2000 के बाद सभी जो पार्टी जो बन रही थी वो कोलेशन के अलायंस के साथ बन रही थी। अगर हम बात करें पार्टी सिस्टम, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि पार्टी सिस्टम होता है कि पार्टी एक ऐसा पार्टी सिस्टम इज अ बैकबोन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सेटअप इन अ democratic political parties act as bridge between the peoples and the government. The convenes of public grievance, mobilize uh, opinions, contest election, shapes the political structure. तो हाँ, इसमें सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा सिस्टम होता है बैक बोन हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप की। इसमें ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ब्रिज का काम करती है पीपल लोगों और गवर्नमेंट के बीच में। इसमें ये कह सकते हैं कि वो क्या करती है, लोगों की मतलब ओपिनियन देखती है, फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं, उसके बाद इसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। In J&K2, the party system has played a vital role in shaping democracy, expressing regional
आइडेंटिफाइज एंड इन्फ्लुएंस रिलेशन विद सेंटर। इसमें ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की भी जो पार्टी है वो भी एक मेन रोल अदा करती है, डेमोक्रेसी को एक्सप्रेसिंग करती है, रिलीजन आइडेंटिफाई और इन्फ्लुएंस करती है सेंटर्स विद रिलेशन। अगर आप देखिए, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी आप एवोल्यूशन ऑफ जे.एंड.के पॉलिटिक्स की मतलब जे.एंड.के की आप क्लास देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस या अदर्स पार्टी की बात कर रहे हैं प्री के बाद, तो आप वो भी अच्छे से देख सकते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर। अगर हम बात करें वन पार्टी सिस्टम तो कब तक बना, तो आप ये कह सकते हैं 1938 से लेकर 2002 तक जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का एरा रहा था। तो इसमें ये कह सकते हैं वन पार्टी सिस्टम जो था वो 1938 से लेकर 2000 तक रहा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी सी सिंडिकेट हुआ था, इसके हम फाउंडर कह सकते हैं। इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और तीन जो थे और थे इनके साथ। अगर हम बात करें हेल्ड अंडर किस किस के अंडर ये आप बात करते हैं, शेख अब्दुल्ला की बात करें तो उसमें 1948, 1953, 1975 से लेकर 1982। अगर हम बात करें बख्शी गुलाम मोहम्मद की तो ख्वाजा शमसुद्दीन की बात करें 1953, 1964। अगर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो इनका मतलब जो प्राइम मतलब 10 ईयर था उसकी बात करें 1982 से 1984, 1986 से 1990, 1966 से 2002। अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें 2009 से लेकर 2015 तक। अगर अब की बात करें 2024 से भी अभी है प्रेजेंट में भी वो भी सीएम है। अगर बात करें कि वन डोमिनेट पार्टी की बात करें 46 जो था उन्होंने मतलब रूल किया था। अगर हम बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो उसमें आप नेशनल पार्टी की बात कर सकते हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया की बात हो रही है और समाजवादी की बात की हुई है। ये नेशनल पार्टी हैं। अगर हम रीजनल पार्टी की बात करें इसमें एनसी आ गया, पीडीपी आ गया, जे.एंड.के नेशनल पैंथर पार्टी हो गया, जे.एंड.के पब्लिक डेमोक्रेटिक फ्रंट आ गया और पीपल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, ठीक। और साथ में ऑल जे.एंड.के डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट की बात हो रही है। अगर हम बात करें आइडियालॉजी ओवरलैप्स की तो इसमें सबसे पहले कह सकते हैं मोस्ट पार्टी जे.एंड.के शेयर जो करते हैं वो क्या शेयर करते हैं, काम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करें, डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करें। और ये हमें लीड करके पार्टी स्विचिंग अमोंग लीडर्स की बात करें, इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल देते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी के, जो 1999 में आफ्टर लीविंग कांग्रेस लाल सिंह मूव आईएनसी टू बीजेपी, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जो पार्टी सिस्टम थे, लीडर्स थे, वो क्या कर रहे थे, पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी की तरफ आ रहे थे। जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद थे वो कांग्रेस को छोड़ के अपनी पार्टी उन्होंने स्टार्ट की थी। और एक नाम है चौधरी लाल सिंह जो थे वो आई नेशनल कांग्रेस से कि कहाँ चले गए थे, वो बीजेपी की तरफ चले गए थे। अगर हम बात करें पर्सनली सेंट्रल पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आप कह सकते हैं एनसी में कौन थे, शेख अब्दुल्ला थे, फारूक अब्दुल्ला थे और उमर अब्दुल्ला थे। अगर हम पीडीपी की बात करें मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती की बात हो रही है। अगर कांग्रेस की बात करें गुलाम नबी आज़ाद, सैफुद्दीन सोज की बात करी। अगर पैंथर पार्टी की बात करें बीएम सिंह, हर्ष देव सिंह की बात हो रही है। अगर हम बात करें इंटरनल की तो इसमें ये कह सकते हैं कि ग्रुप एंड पर्सनल विक्टिम और कॉमर्स, इसमें 1982 में जो स्प्लिट हुआ था एनसी विद शेख अब्दुल्ला, तो उसमें ये देख सकते हैं चूज फारूक अब्दुल्ला और हिज सन जेएम शाह लेटर फॉर्म्स अवाम नेशनल पार्टी। तो उसमें वीक ओपोनेंट की बात करें, इसमें जो था ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ अपोजिशन रिमेन फ्रेगमेंट, जो अर्लियर जो थी वो कौन सी, परजिया परशाह थी। आप ये हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसकी इसकी पार्टी से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम लेटर की बात करें तो उसमें कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, पीडीपी आ गई और पैंथर पार्टी जो टाइड करती है अपोजिशन फ्रंट को।
अगर हम बात करें NCPDP हैव शेयर्ड पावर्स एट सेंटर, उमर अब्दुल्ला की बात हो रही है। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जो थे कैबिनेट मिनिस्टर थे। अगर हम बात करें कोalition पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें सबसे पहले ये देख सकते हैं कोalition पॉलिटिक्स जो रेफर कर रही थी सिस्टम्स वेयर नो सिंगल पार्टी हैव मेजॉरिटी सो अलायंस इज फॉर्म टू गवर्नेंस। इसमें आप एक जो थे रोगर जो हैं उनके लिए कहा जाता है कोalition इज अ पॉलिटिकल अलायंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पार्टी हु प्रेजेंट्स ऑन आइडेंटिफाइज। जो ऑक्स थे वो कोलिब्रेट एफर्ट कर रहे थे मल्टीपल पार्टी से गवर्स टू। तो इसको कोalition का यही होता है कि मिल के कोई सरकार बनाना। जैसे अलायंस मिलके, जैसे 3-4 पार्टीज मिलके क्या करें, एक साथ मिलके बोलें कि हमने इलेक्शन लड़ना है, तो उसको करें। जब सिंगल पार्टी जो है मेजोरिटी पास ना कर सके तो उसके लिए कोalition बनाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद रीजन ऑफ राइज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स इन JNK की बात करें तो इसमें ये क्या था कि रीज़न क्या था, मेन रीज़न ये था कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात हो रही थी, रीजनल एस्पिरेशन ड्यू टू सोशल डाइवर्सिटी की बात होती है, फ्रेंक्वेंट पार्टी डिफेक्शन की बात हो गई थी। इसमें आए राम हाई गया राम ऐसे मतलब नारे हो रहे थे। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही थी, नेशनल पार्टी इग्नोरिंग रीजनल नीड तो राइज ऑफ रीजनल पार्टी। तो आप देखें ना कि कोalition पॉलिटिक्स क्यों स्टार्ट हुई। कोalition पॉलिटिक्स ये हो गई कि वो लोगों की बातों की नीड्स फुलफिल नहीं करना है, जिसकी इग्नोर करने लगे। तो इसकी वजह से जो था कि क्या होना स्टार्ट हो गया कि लोग जो थे वो एक पार्टी को भी फुली वोट नहीं दे रहे थे, इसलिए इन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर हम बात करें नेचुरल कोalition पॉलिटिक्स, इसमें ये कहा गया था कैन बी प्री पोल लाइक UPA NDA और पोस्ट पोल्स लाइक PDP कांग्रेस इन 2002 बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज एंड शेयर पावर। इसमें आप कह सकते हैं रिक्वायर्स लार्ज साइज कैबिनेट टू accommodate partners sometime forum against a common enemy यूनाइटेड फ्रंट्स टू ब्लॉक BJP इन 1986 से 98 में। तो इसका सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि तो नेचुरल कोalition पॉलिटिक्स है, उसमें सबसे पहले ये कहा गया था, ये प्री पोल होता है। जैसे हम प्री पोल की बात करें जिसमें कांग्रेस से आ गई और BJP के आगे, जैसे कांग्रेस को UPA कहा जाता है और NDA जो होती थी जिसकी जो कोalition होता है वो BJP का मतलब और अदर पार्टीज होती हैं। तो इसमें अगर हम बास्ट की पोस्ट की बात करें तो इसमें आप ये कह सकते हैं PDP और कांग्रेस ने जो मिल के किया था मतलब बनाया था। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज़ की बात थी जहाँ पे जो पावर जो होती है वो शेयर हो जाती थी। उसमें जो था लार्ज नंबर ऑफ कैबिनेट अकोमोडेट पार्टनर बन जाते हैं और उसके बाद बात कर सकते हैं समटाइम फॉर्म्ड अगेंस्ट एनिमी, और कुछ टाइम पे ये एनिमी भी बन जाते हैं जब ये कोalition वगैरह करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2014 में जैसे PDP और BJP ने किया था, आप देख सकते हैं 2 साल तक गवर्नमेंट रही, उसके बाद क्या हो गया था, प्रेसिडेंट रूल लग गया था, गवर्नमेंट जो थी वो टूट गई थी। अगर हम बात करें स्टेट इलेक्शन और कोalition गवर्नमेंट्स की बात करें, इसमें आप कह सकते हैं NC ने 28 सीट जीती थी बट डिड नॉट फॉर्म गवर्नमेंट्स। PDP NC कोalition 3 फॉर्म 3 रोटेशन CM सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आप कैसे मुफ्ती मोहम्मद सैद गुलाम नबी आज़ाद कोलैप्स जो थी वो हुई थी 2008 में, और अमरनाथ लैंड रिव्यू। तो इसमें ये कह सकते हैं 2002 में NC और PDP ने कोalition गवर्नमेंट बनाई थी जो 3 ईयर तक रोटेशनल CM की बात हो रही थी, और ये 2008 में जो थी वो कोलैप्स हो गई थी ड्यू टू अमरनाथ की वजह से लैंड रिव्यू के। अगर हम बात करें 2008 इलेक्शन की तो उसमें NC ने 28 सीटें जीती थी जिसमें 17 सीटें जो INC ने जीती थी, और इन्होंने मिल के क्या कोalition किया था जिसमें उमर अब्दुल्ला जो थे वो CM बने थे। ये 2013 तक की है मतलब रहे थे। फिर उसके बाद 2014 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें आप ये कह सकते हैं 28 सीटें जो थी वो PDP ने जीती थी, और उसके बाद आप कह सकते हैं PDP और बीजेपी ने 25 जीती थी, और इसको कहा गया था नॉर्थ पुर सोर्स अलायंस। इसमें डॉक्टर नर्मदा सिंह जो थे वो BJP के थे, डिप्टी CM थे, और सजाद लोन जो थे मिनिस्टर थे। और अब आफ्टर मोहम्मद सैफ डेथ गवर्नर रूल इम्पोज हुआ था, महबूबा मुफ्ती बिकेम फर्स्ट CM ऑफ 2016। ठीक, फिर उसके बाद ये कह सकते हैं 2024 जो इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था वो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये जो हेल्ड हुआ था वो 2024 में हुआ था। इसमें जो सीट थी वो 90 थी, कॉन्टैक्ट हुआ था अंडर न्यू डायमेंशन
डिलिमिटेशन, इसके बाद बात कर सकते हैं फर्स्ट आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगर हम बात करें 370 जो अब्रीगेट हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो इसमें ये कह सकते कब हुआ था, 5 अगस्त 2019 को ये हिस्टोरिकल डिसीजन हुआ था, जिसमें जो था 35A और 370 जो था उसको ख़त्म किया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप हमने डिटेल वाइज पढ़ा हो, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टूटने के बाद दो यूटी बनी थी, जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर रखा था, और जिसमें एक लेजिस्लेटिव था, जिसमें लेजिस्लेटिव वगैरह थी, और उसके बाद जैसे पहले जो था वो दो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली था। लेकिन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ओनली जो था लेजिस्लेटिव असेंबली रहा था, और लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी और ना लेजिस्लेटिव काउंसिल था। अब इसमें जो था सेपरेट जो कॉन्स्टिट्यूशन था अबॉलिश ख़त्म कर दिया था, और आज जो सेंट्रल लॉ थे वो अप्लाइड हुआ थे, वो पीआरसी सिस्टम एंडेड हो गया। तो इसमें ये कह सकते हैं जैसे JNK का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, 158 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सेक्शन थी, तो मैंने इसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं ऑल सेंट्रल लॉ जो थे वो अप्लाइड हुए थे, और पीआरसी सिस्टम जो था वो एंडेड हुआ था। अगर हम बात करें पॉलिटिकल टाइमलाइंस की बात करें, तो 2020 में जो था एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ था, जिसमें न्यू डोमिसाइल, जिसमें ये कहा गया था कि 15 साल तक रेजिडेंट्स एलिजिबल हैं, मतलब जो भी बंदा जो है 15 साल तक जम्मू कश्मीर में रहा है तो वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकता है, और कोई स्टूडेंट्स जो है वो 7 साल तक जो है वो जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो वो भी आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकता है, और जो कोई मुलाजिम है जॉब कर रहा है अगर वो 10 साल तक वो रह रहा है तो उसको भी जो है मतलब डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर DDC इलेक्शन की बात करें फर्स्ट आफ्टर 370 एब्रीगेशन, ये जो हुआ था फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था वो 2020 में हुआ था। अगर डीलिमिटेशन की बात करें, इसमें जो 2022 में जो हुआ था, इसमें क्या कहा था, 83 से 90 सीट्स आई थी, जिसमें 6 सीट जो थी वो जम्मू में ऐड हुई थी, और 1 सीट जो थी कश्मीर में ऐड हुई थी। और इसमें एक मेन चीज़ ये याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम जो था 9 सीट जो रिजर्व की थी कि ST के लिए। और उसके बाद करें मिक्स्ड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स की बात करें, जिसमें बीजेपी ने सपोर्ट किया था और NC और PDP ने जो था अपोज किया था। अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो वो कब हुआ था, 2024 में हुआ था। इसकी जो सीट थी वो 90 सीट थी। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास कितनी थी और सीट्स कितनी बीजेपी के पास थी, तो आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 29 थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 6 थी, PDP डेमोक्रेटिक पार्टी 3 थी, ऑल इसमें आप ये देख सकते हैं ना कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस के पास कितनी, एक थी, इंडिपेंडेंस के साथ के, और ऑल पार्टीज के आप देखें कोalition वगैरह बन के तो इन्होंने जो सीट जीती थी। तो अभी किस मतलब सरकार चल रही है, तो आप ये कह सकते हैं कोalition गवर्नमेंट की जो है अभी वो सरकार चल रही है। तो अगर आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन की बात करें, न्यू रीजनल पार्टी जो एमरजेंस हुई थी वो मेजर फोर्स में हुई थी, बीजेपी जो स्ट्रॉन्ग थी बट नॉट मेजॉरिटीज, इंडिपेंडेंस प्ले किंग मेकर रोल्स। अगर हम बात करें गवर्नमेंट फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी की, इसमें कह सकते हैं मेजॉरिटी जो थी 46 चाहिए थी, जो नेशनल कांग्रेस थी, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें एक ऐसा अलायंस है इंडिपेंडेंस और अदर्स पार्टी से, ताकि क्या करें बीजेपी को क्या करें अपोज करके खुद इलेक्शन जीते। तो बीजेपी जो थे वो अपोजिशन बनी थी न्यू अलायंस इमरजेंस के हिसाब से। अगर हम बात करें पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं कोलेशन जो थी वो किस किस की थी, देखो ये जून की बात हो रही है, जून 2025 में जो थी पॉलिटिकल अलायंस जो थी वो बनी थी, जिसमें कहा गया था कि जो जिसके सजाद अली लोन थे और उसके हकम यासिन थे और एक्स जमात लीडर जो थे, उन्होंने 3 जो पार्टी थी उन्होंने कहा गया था एक अलायंस बनाई थी। इनका ये मेन मकसद था कि हमने क्या करना है, 370 को रिस्टोर करना है, फुल स्टेटहुड की बात की है, और पॉलिटिकल डिपेंडेंस की बात करी, एंड डिस्क्रिमिनेटरी रिजर्वेशन की भी बात की। तो इसमें ये कहा गया था कि जब तक हमें ये चीज़ें फुलफिल नहीं करें मिलेगी तब तक ये अलायंस चलता रहेगा।
अगर हम बात करें करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं J&K रिमेन यूटी है। उसके फर्स्ट इलेक्टेड इलेक्शन जो थे वो 2024 में हुए थे। पंचायत इलेक्शन अभी रिमेनिंग है। अगर स्टेटहुड की बात करें वो भी अभी नहीं मिला है। और उसके बाद DDC और ULB फंक्शन कर रहे हैं। और उसका फोकस यूथ एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है J&K में 24% जो था अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज हो गया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 370 जो जॉब का या अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेशो जो है वो ग्रोथ हो रहा है, ना कि कम हो रहा है। अगर हम काजीज़ की बात करें, सबसे पहला ये जो था लेगेसी ऑफ शेख अब्दुल्ला की, तो वो ख़त्म होगी। जो लाइन ऑफ कश्मीर कहा गया था वो आस्ता आस्ता ख़त्म होगी। वीकनेस अपोजिशन, मुस्लिम कॉन्फिडेंस डिक्लाइन, कांग्रेस हैज़ लिमिटेड अपील कश्मीर। तो इसमें ये कह सकते हैं कि ओपोजिशन इनके साथ ही नहीं, जिसकी वजह से जो काम हो रहा है। इसका सिंपैथी एंड आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जिसमें रीजनल प्राइड्स, एटोनॉम्स की किंगशिप की बात हो रही है। क्लोज लिंक इशू विद सेंटर की बात हो रही है। इलेक्ट्रो इंजीनियर की बात हो रही है। और लेका पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करें, तो इसमें काज का ये एक मेन काज ये था कि सबसे पहले शेख अब्दुल्ला की लेगेसी थी कि उसको कहा जाता कि लाइन ऑफ कश्मीर कहा गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो थी वो क्या थी कि वन पार्टी जो थी वो मतलब क्या थी, एक ही जो पार्टी थी वो क्या कर रही थी, लिमिट मतलब अच्छे से थी। और वीक जो थी अपोजिशन वगैरह नहीं थी, सिर्फ एक ही वन डोमिनेशन पार्टी की बात करें। अगर हम सिंपैथी की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि ये रीजनल पार्टी थी, इसने मतलब क्या आज़ादी के टाइम पे मतलब काम किया था इसको, तो उसकी वजह से भी जो इसका था इसको इशू का सिंपैथी वगैरह मिल गया। अगर ये इसके बात करें फोर्थ की बात करें, तो ये इसका लिंक्ड जो था वो सेंटर गवर्नमेंट के साथ है, तब भी ये अलायंस वगैरह हो जाते। अगर इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसमें जो था कि स्पेशली 1987 की बात करें, ले का पॉलिटिकल अवेयरनेस में जो था रीइंडिकेट। अगर कॉन्सिक्वेंस की बात करें, इसमें लिमिटेड डेमोक्रेटिक स्पेस की बात हो रही है, ग्रोथ एलिनेशन की बात हो रही है, ऑटोक्रेसी इन पार्टीज की बात हो रही है, डिलाइड इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, डेवलपमेंट पॉलिटिकल वैल्यूज की बात, वायलेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसमें कहा जाता था कि आइडियालॉजी प्रोग्राम जो था पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन J&K। इसमें ये कह सकते हैं कि 4 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में पाए मतलब आ रही। तो सबसे पहले जो पार्टी थी वो किसकी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो आप हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है और सेकंड लेक्चर है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कब बनी थी, इसका क्या काम था, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। हमने पहले ही ये लेक्चर कंप्लीट कर दिया, तो ऐसे हम यहाँ आके फजूल नहीं करेंगे। तो इसलिए आप हमारा पहला लेक्चर भी अच्छे से देख सकते हैं, इसको हम ऊपर से देखेंगे। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं जो फाउंडर थे वो कौन थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। अगर हम इनकी बात करें, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, रीजनल ऑटोनॉमी की बात करें, इनका बिलीव जो था 370 स्पेशल स्टेटस की बात करें। अगर प्रोग्राम की बात करें, इसमें ये कहा गया था लैंड रिफॉर्म, लैंड फॉर टिलर्स अंडर नया या न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो था। इसमें आप कह सकते हैं स्टेट ऑटोनॉमी की बात की थी, अपोज फुल इंटीग्रेशन विद इंडिया, वेलफेयर ऑफ स्टेट मॉडर्न या फिर J&K बेस्ड ऑन कश्मीर में। तो इसमें ये कह सकते हैं जो फाउंडर जो थे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। और इनका जो आइडियालॉजी था वो जैसे जवाहरलाल नेहरू का, वैसे इनकी भी आइडियालॉजी थी वो सेम ही थी। इनका ये था कि सोशलिज्म, सेकुलरिज्म की बात करते और साथ में जो रिलीजन ऑटोनॉमी की बात करते। बट इनका जो बिलीव था वो ये चाह रहे थे कि 370 स्पेशल स्टेटस। अगर हम बात करें प्रोग्राम की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि लैंड रिफॉर्म जो थी वो इनका जो था लैंड रिफॉर्म टू टिलर्स अंडर नया कश्मीर मैनिफेस्टो की बात करती। इसमें आफ्टर 370 इन्होंने कहा कि रिस्टोरेशन करें, डिमांड की थी रिस्टोरेशन की करें। जो अभी हमें 1947 में जो डिमांड्स दी थी वो हमारी दोबारा से वो चीज़ करें, वो ही हमें चाहिए। फिर इसके बाद अपोज हुआ था फुल इंटीग्रेशन विद इंडिया वेलफेयर स्टेट्स जो थी वो J&K, और उसको नाम दिया गया था कश्मीर वैलीज। और रोल जो है डोमिनेट पार्टी जो था वो 2002 तक कहा गया था, नो इन अपोजिशन जो चल रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो ये इसकी आइडियालॉजी तो हिंदुत्वता थी, नेशनलिज्म था और हम ह्यूमनिज्म था, एडवोकेट फुल इंटीग्रेशन फॉर J&K विद इंडिया। अगर प्रोग्राम की बात करें, ऑब्लिगेशन 370-35A अचीव्ड इन 2019। इसमें डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी की बात करें, एंटी डायनेस्टी पॉलिटिक्स, ज़ीरो टॉलरेंस टू सेपरेटलिज्म, इसमें बेस किया था जम्मू रीजन प्लस लद्दाख, इसमें रोल कहा गया था।
partnered with PDP with 2015 post 2019 played a new political structure। तो आप इसमें ये कह सकते हैं, आप मुझे एक बात बताएं, हिंदुत्व किसकी बुक का और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किसकी बुक है? ये दो बुक्स आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं नीचे, मुझे पता चले आप मतलब इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट थिंकर्स हैं उनके ऊपर आप कितना फोकस है, आपको समझ मतलब वो पता भी है या नहीं। तो इसमें ये कह सकते हैं बीजेपी का जो आइडियालॉजी थी वो ये थी कि हिंदुत्व, नेशनलिज्म और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करें, ये फुली जो एडवोकेट थे वो फुल इंटीग्रेशन जो थे वो JNK विद इंडिया की बात कर रहे थे। और इसमें इनका प्रोग्राम यही था कि इनका गोल यही था कि हमने क्या करना, 370 को जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे और उसके बाद अचीव करेंगे। तो ये जो था इनका जो था 2019 में जो था इनका ये जो था मतलब अचीव कर दिया था 370 को अचीव ब्रो करके तोड़ के। फिर उसके बाद डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे थे, एंटी डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस फॉर कैपिटलिज्म की भी बात कर रहे हैं। तो इनका ये था कि बेस जो था जम्मू रीजन प्लस लद्दाख की बात कर रहे हैं। तो और 2015 में इन्होंने PDP के साथ मिलकर जो थी वो सरकार बनाई थी। वही जो था इनका ये था कि 2014 से लेकर 2016 तक इन्होंने PDP के साथ सरकार बनाई थी। और उसके बाद इन्होंने जो थी वो गवर्नमेंट तोड़ दी थी कि उन्होंने ये कहा गया था फिर उसके बाद कि हमें मतलब सरकार में नहीं रहना है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो गवर्नर रूल लग गया था जिसकी वजह से तो आज लगे थे प्रेसिडेंट रूल लग गया था। और उसके बाद जो था 370 जो था रिवोक्ड हुआ था 5 अगस्त 2019 में। अगर हम बात करें पीपल डेमोक्रेटिक की बात करें, इसका जो फाउंडर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। 2000 की बात हो रही है, 2000 में मतलब इन्होंने पार्टीज बनाई थी। इनका ये था कि सेल्फ रूल, सॉफ्ट सेपरेटिज्म, डेमोक्रेसी, पीस की बात करें, इनका जो ब्रिज था बिटवीन सेंटर एंड कश्मीर। इन डायलॉग पाकिस्तान एंड हुरियत, इनका जो डायलॉग हुआ था वो था डेलिमिटेशन, AFSP है, विड्रॉल विद पीस एरिया, हीलिंग टच पॉलिसी, रीजनल बैलेंस। जो जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है और बेस जो था वो साउथ कश्मीर से हुआ था। अगर हम रोल्स की बात करें, मेजर्स जो था वो रीजन प्लेस 2002 से 2018 की बात हो रही है, 9 वीक हुए। तो इसमें ये कह सकते हैं कि PDP जो थी 2000 में मतलब बनी थी। इसमें ये कहा गया था कि हमें क्या करना है कि हमें सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बात करिए, डेमोक्रेटिक पीस की बात करिए। और ये चाहते थे कि हमारी जो बात होनी है वो सेंटर और कश्मीर के रिलेटेड होनी चाहिए, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और इन्होंने डिफरेंस मतलब बात की थी कि क्या करना चाहिए, मतलब जो थी बॉर्डर एरिया जो है वो सेव होनी चाहिए, हैनिंग टच पॉलिसी होनी चाहिए, रीजनल पॉलिसी जो होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए, और डिलिमिटेटाइजेशन और AFCP जो विड्रॉल की थी पीसफुल एरिया के लिए। और अभी के टाइम पर अगर बात करें तो जो है PDP जो है बहुत वीक पड़ गई है आफ्टर जो है 370। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, आइडियालॉजी की बात करें, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट विद यूनिटी की बात करें, सपोर्टर ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इन JNK। अगर प्रोग्राम की बात करें, एम्पावर पंचायती राज एंड वुमेन्स इन JNK, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल 3 रीजन आफ्टर सेंट्रिस्ट आवर बैलेंस एंड कोalition। अब हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसमें इन्होंने ये कहा गया था सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट की बात करें, यूनिटी की बात करें, इसमें जो थी मेन स्ट्रीम जो थी वो सपोर्टर थे वो JNK में थे। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो उन्होंने पंचायती राज जो वुमेन्स के बाला की बात की थी, बैलेंस डेवलपमेंट की बात की, 3 रीजन की बात की थी, और उसके बाद कोalition वगैरह भी बनाई थी। अगर हम बेस की बात करें, जम्मू और सम पार्ट कश्मीर एंड लद्दाख। और इसके बाद 2014 में जो था डिक्लाइन नोजा प्ले अपोजिशन रोल जो कर रही है। तो अभी के टाइम की बात करें तो 2024 में जो भी है वो क्या कर रहे हैं, कोalition बन के JNK के मतलब कर रहे थे। अगर हम देखेंगे चारों जो पार्टीज हैं उनको मिलकर क्या सकते हैं जी, पहले आप देख सकते हैं कि फ्रंट जो था 1932 में जो था वो क्या हुआ था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी। और 1938 में जो था इसको मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया था। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी 1951 में जो था जन सिंह जो थे वो रूट हुए थे बीजेपी का। और जो बीजेपी जो थी वो कब बनी थी, 1980 में। अगर हम बात करें पीपल डेमोक्रेटिक की बात करें PDP की, तो 1999 में जो थी वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पार्टी बनाई थी। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, 85 में जो थी नेशनल लेवल की बात हो रही थी, जिसमें एक्टिव इन JNK सिंस इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी, ठीक।
तो आप डेट्स याद रख सकते हैं। 1938 किसकी थी? शेख अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी, और 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ये रिप्लेस होके 1938 में क्या बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। अगर हम बात करें 1951 में जैन पार्टी बनी थी, और इसी के रूट से जो थी वो बाद में 1980 में जो थी वो बीजेपी बनी थी। अगर पीडीपी की बात करें 1999 में जो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद से बनाई थी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 85 में बनी थी। अगर हम बात करें आइडियालॉजी की बात करें तो सबसे पहले जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, इसमें कश्मीरी की बात हो रही है, नेशनलिज्म की बात हो रही है, सेकुलरिज्म की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात हो रही है। अगर हम बात करें इसमें तो बीजेपी की, तो इसमें बात की थी हिंदुत्व की बात की थी, नेशनलिज्म की बात करी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की थी। अगर हम पीडीपी की बात करें इसमें रीजनल ऑटोनमी और इसके रिकॉलाइजेशन सेल्फ रूल की बात हो रही थी। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म की बात हो रही है। अगर आइडियालॉजी की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि preservation of J&K special identify with Indian Union autonomies, complete integration of J&K into Indians, one constitution, one nation। तो ये बीजेपी की बात हो रही है, जिसमें इन्होंने कहा था कि J&K में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक नेशन होना चाहिए। अगर पीडीपी की बात करें सेल्फ रूल्स, पीस, डायलॉग्स, हेलिंग्स, टच ह्यूमन राइट्स की बात करें, जिसमें ये कहा गया था कि पीस होना चाहिए, डायलॉग सुनिए और टच होना चाहिए, कुछ जो चीज़ें थी वो राइट होनी चाहिए। अगर कांग्रेस की बात करें इसमें प्लुरलिज्म, इंक्लूसिव ग्रोथ, सेंटर स्टेट बैलेंस, तो इन्होंने ये कहा गया था सेंटर और स्टेट का जो है ना वो बैलेंस होना चाहिए। अगर बात करें स्टेन से आर्टिकल 370 है, स्ट्रॉन्ग अपोज कर रहे थे, जो अप्रोगेशन हुआ था वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग मतलब उसके खिलाफ थे। अगर बात करें तो बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, और उसके बाद जो पीडीपी थी उन्होंने भी अपोज किया था। अगर बात करें कांग्रेस की इंटेंशनली सपोर्ट स्पेशल स्टेट्स नो डिमांड, जो डिमांड कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, स्टेटहुड की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें अप्रोच सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो इसमें ये कह सकते हैं फेवर जो था मैक्सिमम ऑटोनमी फॉर J&K अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, स्टेट स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन, यूनिफॉर्म लीगल्स की बात करें, इसमें आप ये कह सकते हैं पीसफुल की बात हो रही है, कोऑपरेशन, फेडरलिज्म, मॉडर्निज्म और मॉडरेट ऑटोनमी की बात हो रही है। और इनका गोल यही था कि जैसे हम बात करें सेकुलर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, लैंड टीचर्स, यूटी एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर इसमें कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स एंड डायनामिक्स इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पीडीपी की बात करें रिकॉग्नाइजेशन, क्रॉस लॉस, एलओसी कॉपरेशन, डिलिमिटेशन, पॉलिटिकल एमनेस्टी। अगर कांग्रेस की बात करें तो वेलफेयर स्कीम, माइनॉरिटीज राइट, बैलेंस डेवलपमेंट, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो फ्लैगशिप की प्रोग्राम की बात करें, इसमें ये कहा गया था ऑटोनमी जो 1919 में हुई थी, लैंड रिफॉर्म एक्ट जो हुआ था, बेसिक्स एजुकेशन एंड हेल्थ पॉलिसी की बात हुई थी, एब्रिगेशन जो हुआ था 370 का, डोमिसाइल आज जो थे वो हुए थे 2020 में, स्मार्ट सिटी मिशन जो हुआ था, पंचायती इंपावरमेंट की बात थी। अगर पीडीपी की बात करें हीलिंग टच पॉलिसी हुई थी, इसमें क्रॉस लॉस जो थी वो एलएसयू ट्रेड हुआ था। अगर बात करें कांग्रेस की बात करें, इसमें जो था फारूक अब्दुल्ला जो थे अकॉर्ड हुआ था राजीव फारूक 1986 में, यूपीए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आरटीए निगरा और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोल बेस की बात करें, इसमें जो था कि एथनिक कश्मीर ट्रेडिशनल ट्रेडर्स की बात हो रही है, इसमें जो था, और उसके बात करें कि जम्मू रीजन्स नेशनलिज्म, अरब्स एंड हिंदू वोट्स की बात हो रही है। अगर इसके बात करें पीडीपी की साउथ कश्मीर मिनॉरिटीज ग्रुप, सॉफ्ट यंग यूथ, सॉफ्ट सेपरेट की बात हो रही है। इसके बात करें कांग्रेस की मिक्स्ड सपोर्ट जो था वो जम्मू एंड कश्मीर, ट्राइबल, दलित एंड मिनॉरिटी सेक्शन की बात हो रही है। इसके बाद नोटेबल लीडर्स की बात हो रही है, लीडर्स आप देख सकते हैं शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। अगर हम बात करें बीजेपी की तो नरेंद्र मोदी और रविंद्र रैना की बात हो रही है। अगर बात करें पीडीपी की मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती की बात हो रही है। अगर बात करें नेशनल कांग्रेस की, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद J&K फेस की बात हो रही है।
अगर हम बात करें अप्रोच करें पाकिस्तान की इशू की, तो इसमें ये कहा गया था, वांट इंडियन पाकिस्तान डायलॉग बट विद इन फ्रेमवर्क्स इंडिया सॉवरेनिटी की बात हो रही है ये, और पीजेपी कह रही थी नो कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो रही है। और उसके बाद अगर बात करें पीडीपी की, तो वो ये कह रहे थे पीसफुल रिजर्वेशन होना चाहिए। और जो था कांग्रेस की बात करें तो ये बायलैटरल की बटाव कर रहे थे कि जिसमें पाकिस्तान और जो है कंट्रोल जो पीसफुली इन्वायरमेंट हो। रिसेंट डेवलपमेंट रिसेंट रूल्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, डिमांड्स और रिस्टोरेशन की बात है, स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है, कॉल फॉर स्टेटहुड की बात करिए, इसमें या क्रेडिट दे रहे 370 का डीडी सिलेक्शन हो गए थे, उसका स्मार्ट सिटी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यूटी इलेक्शन की बात हो रही है। तो इसमें आपका डैमेज पोस्ट 2019 की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स ऑफ बीजेपी पॉलिसी अलायंस विद न्यू पीपल्स अलायंस 2025 की बात हो रही है। पार्ट ऑफ अपोजिशन इन यूटी असेंबली सपोर्ट स्टेटहुड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। और स्टेटहुड की स्टैंड फॉर स्टेटहुड की बात हो रही है, ये मतलब जो सिर्फ बीजेपी थी जो क्या कर रहे थे ना, सपोर्ट यूटी एंटरप्रेन्योरमेंसी की बात हो रही है इसमें जो थी। और जो थ्री पार्टीज थी वो क्या कर रही है, डिमांड कर रहे थे कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। तो अभी की बात करें तो इसमें जो गुबार डिक्लेरेशन ऑफ पोजीशन हुआ था, इसमें जो था कि हम क्या करेंगे, मिल के काम किया करेंगे। अगर हम बात करें स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर वुमेंस की बात करें, तो इसमें सबसे पहले ये क्या कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो में था, वुमेंस की बात करिए, स्टेट पॉलिटिक्स कंटिन्यू जो था वो मतलब बात हो रही थी, फ्रेमवर्क हुआ था। उसके बाद सोशल कल्चर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, कैसे हम चीज़ को उसको बेटर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि फैक्ट्स की ऑब्जर्वेशन की बात करें, इसमें पहले का ये था डेमोक्रेसी और लिटरेसी की बात की थी, जिसमें 2011 में जो था वुमेंस का कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड 48.6% जो था वो जे की टोटल पॉपुलेशन थी। इसमें फीमेल लिटरेसी की बात करें 56.43 थी, जो मेल लिटरेसी की थी वो 76.75 थी। लिटरेसी इज लोअर देन नेशनल एवरेज फॉर वुमेन्स विच इज 65.46। इसमें रिफ्लेक्टिंग जो थी वो एजुकेशन बैकवर्ड थी वुमेन्स इन स्टेट्स की बात हो रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें ये था कि डोमिनेट्स और पैटर्ची नॉर्म्स की बात करें, डिस्पाइट्स की बात करें, फ्रीडम्स मूवमेंट्स एंड सिविल रेजिस्टेंस की बात करें, इसमें पैटर्ची कल्चर्स फेडरलिज्म ट्रेडिशन की बात करें। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो इसमें जो थी नेशनल कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, पीसीबीएसपी थी, और जेके एनएनपी की भी बात हो रही है, एनएनपी की। तो इसमें ये कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो था 6 जो फीमेल कैंडिडेट थी, उसके कांग्रेस में जो थी 87 सीट्स में से 3 सीट वुमेन्स की थी। और पीडीपी की बात करें 1 वुमेन कैंडिडेट की बात करें, पीएसपी की बात करें 1 वुमेन्स, और जेकेएनएनपी की 2 वुमेन्स कैंडिडेट, और लेस देन 5% ऑफ टोटल कैंडिडेट इन असेंबली अर्थ वुमेन। अगर हम बात करें वोटिंग रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो इसमें ये कहा गया था कि इन सर्वर एरिया स्पेशली रूरल कश्मीर एंड पार्ट ऑफ जम्मू वुमेन टर्न आउट थ्रू इलेक्शंस रिमेन लो। और उसके बाद अवेयरनेस की बात करें, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड लीडर्स रिमेन्स बिलो 3% इन द स्टेट असेंबली। अगर रिजर्वेशन की बात करें 33% जो था वो पार्लियामेंट्री अब क्या किया है, वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया, जो अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। और 2024 में जो था जो इलेक्शन हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इस हिसाब से हुए रिजर्वेशन विद गवर्नमेंट मतलब वुमेन्स के साथ हुए थे। तो उसके बात करें तो जे में 4 से 5 सीट जो थी वो वुमेन्स की थी मेजर पार्टीज की। अगर हम बात करें पंचायत इंस्टीट्यूशन की बात करें, 4128 जो सरपंच सीट थी उनमें से सिर्फ ओनली जो थी 29 वुमेन जो थी वो इलेक्टेड थी, और 10 आउट ऑफ में 22 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 0 वुमेन सरपंच। तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर ये कब हो रही है, बिफोर 370 की बात हो रही है। रिवोक्ड की बात करी जब स्टेट था तो उसमें ये कहा गया था 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो थी कोई भी वुमेन सरपंच नहीं थी। और अगर इसमें बात करते हैं प्रोग्रेसी की बात करें, ले जो था वो फेड इलेक्टेड हुआ था सिंगल वुमेन सरपंच। बारामूला अनंतनाग शोपियान आर इलेक्टेड जस्ट 4 वुमेन सरपंच इन 453 पेज। तो इसमें ये कह सकते हैं कि ले जो था वो भी फेल हुआ था, उसमें से एक जो थी वुमेन भी वो सरपंच नहीं बन पाई थी। अगर बात करें बारामूला अनंतनाग और शोपियान में से, तो इसमें सिर्फ 4 वुमेन थी जो सरपंच बनी थी 453 पोस्ट में।
अगर रुकावट बोलेंगे, मेन बैरियर क्या थे, जो थे ऑब्स्टेकल क्या है वुमेन पार्टिसिपेशन, सबसे पहले मेन ये है कि पैट्रियार्ची माइंडसेट है, और उसके बाद लो लिटरेसी अवेयरनेस है, उसके बाद टोकनिज्म की बात है, वीक परफॉर्मेंस की बात करें, लिमिट आउटरीच और नेशनल लेवल वुमेंट्स और कल्चर नॉर्म्स की बात करें। सबसे पहला ये है कि मेल डोमिनेट्स पार्टी है, जिसमें रूरल और अर्बन की बात करी है, और लिटरेसी रेट और अवेयरनेस जो थी वो कम थी, और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी थे वो मतलब वो ऐसा नहीं समझते थे, वीक परफॉर्मेंस देते थे, और उसके बाद जो थी वो नेशनल लेवल जो मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो अगर हम बात करें दलित ट्राइब्स इन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं, इन जम्मू एंड कश्मीर दलित आर ऑफिशियली कैटेगराइज ऑफ शेड्यूल कास्ट SCR। मतलब इसमें ये कह सकते हैं, जो SC थी वो जम्मू रीजन की बात हो रही है, जिसमें स्पेशली जो था कठुआ, सांबा, उधमपुर और जम्मू में थी। इसमें टोटल पॉपुलेशन तो यूनियन टेरिटरी में एज पर सेंसस 2011 में अप्रोक्स 8% पॉपुलेशन थी। इसमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन की आप बात कर सकते हैं, जिसमें सोशल एजुकेशन से इकोनॉमिक्स हो रही बैकवर्ड हो रहे थे, लिमिटेड एसेशंस इन एजुकेशन, लैंड ओनरशिप की बात हो रही थी, इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी। इसमें जो था अनलाइक स्टेट जैसे पंजाब, तमिलनाडु, वेयर दलित एसेशन मूवमेंट्स अगेंस्ट दलित इन J&K हैज़ रिमेन्स लार्जली पार्ट्स इनएक्टिव। इसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित इन J&K पॉलिटिक्स की बात हो रही है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड पार्टिसिपेशन, इसमें ये कहा गया था जो रिप्रेजेंटेशन थे दलित के स्टेट पॉलिटिक्स के, नो प्रोपोजिशंस टू देयर पॉपुलेशंस, पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो फेडरेट दलित ओनली रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंस की बात हो रही है। इसमें पॉलिटिकल जो थी वो लॉयल्टी कम्युनिटी लीडरशिप की बात हो रही थी। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो SC रिजर्व सीट थी, जिसमें दलित इशू की बात हो रही है। अगर हम बात करें कंपेरिजन की बात करें विद अदर स्टेट्स की बात करें, तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि पंजाब जो थी वो 30% की पॉपुलेशन थी, और पॉलिटिकल ये मोबिलाइज की बात हो रही है। दलित मूवमेंट्स की आपकी J&K जो वीक थी, आप ये दलित के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें 1947 में जो थे शेख अब्दुल्ला ने हेल्प की थी, सम लैंडलेस की बात हो रही है। इसमें चैलेंज इंपावरमेंट की बात करें, इसमें जो था सबसे पहले एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग दलित सोशल मूवमेंट्स की बात करें, लेक ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें, इसके नेगलेबल मीडिया विजिबिलिटी की बात करें, कल्चर साइलेंस और सोशल स्टिग्मा की बात करें। अगर उसके बात करें ट्राइब्स की बात करें, तो उसमें आप ये देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के ट्राइब्स ही गुज्जर थे, बकरवाल थे, गद्दी थे, स्पाइस, नाइस और बल्टिस की बात करें। अगर बात करें 2024 में जो थी वो न्यू ट्राइब स्टार्ट हुआ, जिसका हम बोल सकते हैं ST2। तो इसमें आप ये देख सकते थे कौन कौन से नाम थे। इसमें आप थे पहाड़ी थी, पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स, पहाड़ी ट्राइब्स, कोली और गदा ब्राह्मण। ठीक, तो इसमें बात करें ST2 में ये था कि जिसमें 10% जो थी वह ओल्ड ST को दी जाती और 10% न्यू ST को दी जा रही थी। अगर उसके बाद इसमें ये कहा गया था कि ऑफिशियल जो अप्रूवल हुआ था वो मार्च 2024 में हुआ था। इसमें ये कहा गया था गवर्नमेंट जॉब्स की होगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और पंचायती और असेंबली इलेक्शन की बात होती है। अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल रिएक्शन की बात करें, तो इसमें ये थे गुजर बकरवाल जो थे ST जो ओल्डर थे, वो यही कह रहे थे कि ये जो थी वो नहीं मिलनी चाहिए थी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो नुकसान होगा। और उसके बाद करें जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ जो थी वो डिबेट हो रही थी, पहाड़ी की डिफाइन जो है किल्ली स्पीकिंग कम्युनिटी जो शुड रिसीव कर रहे थे ST स्टेट की बात करें, जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी वगैरह की भी बात करें। अगर हम बात करें कि ये एक्ट कब पास हुआ, तो ये आप याद कर सकते, मे भी एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप ये कह सकते हैं जो फरवरी 2024 में हुआ था। उसमें जो था कि 4 पार्टी थी, जिसमें पहाड़ी पार्टी, कोली, गदा, ब्राह्मण। तो उसके बाद कह सकते हैं रिजर्वेशन जो थी वो 10% जो थी, जो टोटल आप कहती हूँ 20% हो गया। अगर उसके बाद कैटेगरी टर्म की बात करें, तो इसमें इनफॉर्मल कास्ट ST2 की बात करें, अप्रूवल जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन बाय LG नोएसेना, और जो कंसर्न था वो ओल्डर ST फेयर जो थी वो लॉस अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी। अगर हम कैटेगरीज की बात करें, तो इसमें ये था गुज्जर बकरवाल जो लार्जेस्ट ट्राइब जो थे वो ग्रुप्स थे, और उसमें जो पीर पंजाल में फोर्ट्स रीजनल जोरी, पुंछ, उधमपुर, अनंतनाग की बात करें। उसके बाद गदीज एंड स्पोरियस की बात करें, तो इसमें जो था डोडा किश्तवाड़ की बात हो रही है, जो सिर्फ नॉर्मल
नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक की बात करें, अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, 1991 में जो रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ था वो क्या था, नॉट गिवन हुआ था। उसके बाद 2019 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो अलॉट हुआ था। उसके बाद हम कह सकते हैं 9 सीट जो थी वो एसटी को मिली थी। कब? आफ्टर, मतलब ये कह सकते हैं बिफोर जो था इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन की बात हुई, 9 सीट जो थी वो एसटी को अलॉट की थी। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल ट्राइब्स की बात करें, जिसमें पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की भी बात हो रही है। अगर बात करें सोशल इशू, इकोनॉमिक इशू की बात करें, तो इसमें आप ये देख सकते हैं हाई पॉवर्टी रेट की बात हो रही है, लेक लिटरेसी स्पेशली अमॉन्ग्स नोमैडिक ग्रुप्स की बात हो रही है, लेक ऑफ एसेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग की बात करें। अगर रेसेंट डेवलपमेंट की बात करें, 9 सीट जो थी वो रिजर्व हुई थी। अगर चैलेंज की बात करें तो इसमें ये था कि लाइफ स्टाइल के बारे में और थी या कुछ भी। अगर पीछे आपको आवाज़ या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, हेडफोन वगैरह यूज़ करके आराम से क्लास देख सकते हैं। यहाँ बारिश वगैरह भी हो रही है तो उसकी वजह से शायद मे भी मतलब डिस्टर्बेंस हो रही हो। तो उसके बाद हम बात करेंगे तो वो लेटेस्ट जो थी वो 2025 में क्या मतलब वुमेन्स और ट्राइबल के बीच में हुई थी। सबसे पहले जो थी वुमेन एम्प्लॉयमेंट और न्यू स्कीम जो थी स्टार्ट हुई, जिसमें आप कह सकते हैं जो फ्री कॉस्ट जो थी वो इलेक्ट्रिक बस जो थी जे.एंड.के में जो भी मतलब गवर्नमेंट गाड़ी थी उसके ऊपर क्या करे, ये बसें जो थी वो फ्री कर दी थी सिर्फ वुमेन्स के लिए। उसके बाद मैरिज जो थी वो असिस्टेंट स्कीम कर दी थी, जिसको क्या कहते हैं 50 से 75,000 तक क्या करेंगे लोगों को मतलब पैसा देंगे पूर फैमिलीज़ को। अगर शेख अब्दुल्ला सेफ्टी होम्स की बात करें तो इसमें ये कहा गया था शाकी निवास 11 शक्ति सिद्धांत और जे.एंड.के सेव शेल्टर लेगेसी हेल्प ट्रेनिंग स्पोर्ट्स की बात करें। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2025 में भी डिफरेंट जो थी वो जो वुमेन्स थी वो बिजनेस वगैरह कर रही। तो ये आप कह सकते हैं लीडरशिप की प्रमोट्स की भी बात करें। अगर हम ट्राइबल्स की बात करें, 25 न्यू हॉस्टल जो थे वो ट्राइबल स्टूडेंट्स की बनाए थे। इसमें आपके कह सकते स्किल ट्रेनिंग जो थी वो 2000 ट्राइबल की भी हो चुकी थी। तो फिर लिविंगहुड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें ये कहा था डब्टी अपटा मतलब इसकी बात हो रही थी। 393 जो शिप मतलब विलेज थे, 200 जो थी वो शिप थी और 10 मिक्स जो थी विलेज थे। ठीक। ST2 की बात करें, इसमें आप ये पहाड़ी एथनिक ग्रुप से ट्राइब्स की बात है, STU2 की बात हो रही है। अगर उसके बाद हम बात करें पॉलिटिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्स की बात का कैसे जो रिस्पॉन्स की बात हो रही है, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें, दलित की बात करें तो इसमें आपकी कैसे नो मेजर नो स्कीम्स जो थी वो आई थी। इसमें जो थी दलित रीमेन अंडर रिप्रेजेंट की बात करें, जिसमें गवर्नमेंट जॉब की बात करें, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, जो ये फोकस कर रहे थे जो डिमांड कर रहे थे फोकस वेलफेयर पॉलिसी, कास्ट बेस्ड डाटा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन एंड एम्पावरमेंट। अगर हम बात करें वुमेंस की तो इसमें आप ये कह सकते हैं हमने ऊपर कर दिया है, बसेस वगैरह दी थी, मैरिज के लिए पैसा दिया था। और जो थे दो एस टी कर दी, ST1 ST2 की बात करी। और दलित जो थी वो नो मेजर स्कीम थी, स्टिल सोशली एंड पॉलिटिकल मार्जिनाइज की बात हो रही थी। तो ये डिफरेंस है, आप ये देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे जो 33% की बात हो रही थी, इसमें जो थी ST1 जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, ST2 और ST1 की भी बात हो रही है। और उसके SC में जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड की बात हो रही है। तो इसमें आप अच्छे से जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, की गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, उसमें सोसाइटिकल चैलेंज की भी बात हो रही है। उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें, फ्री ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। उसके बाद एडिशन जो था वो पहाड़ी की बात हो रही है, जिसको एसटी वगैरह नो स्कीम से वो जो पॉलिसी हुई थी। अगर मेजर मूवमेंट्स की भी आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम इसमें ये कहा गया था मेजर मूवमेंट्स आर वाइज की बात करें, वुमेंस जो थी वो क्या करती, वीक मूवमेंट्स जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिसमें एक्टिव ट्राइबल वेलफेयर की बात हो रही है, इसमें वेरी लिमिटेड की बात हो रही है। इसमें प्रॉब्लम्स पॉलिसी लिमिटेड की बात करें, रिजर्वेशन प्रैक्टिस इन सिम्बॉलिक्स वुमेन्स लीडर्स ऑफ्टन यूज्ड एज पॉपुलर्स। इसमें आप ये देख सकते हैं। तो उसमें यह कह सकते हैं कंसर्न किया था कि कॉम्पिटेटिव बिटवीन ST1 एंड ST2 की बात करें, इसमें रिजर्वेशन एक्ट जो था वो पोरली इंडिपेंडेंस इम्प्लीमेंट जो था वो बेनिफिट हुआ था। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एंड रिसेटलमेंट स्टेट रिस्पॉन्सिबल की बात करें जम्मू और कश्मीर में, तो इसमें ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसे डिस्प्लेसमेंट और कैसे रिसेटलमेंट हुई थी वो देखते हैं कि कैसे जब मतलब LOC या बॉर्डर पे लोगों में फायरिंग वगैरह हुई, शेलिंग हुई या कुछ और प्रॉब्लम से कैसे लोगों ने डिस्प्लेस किया था।
सबसे पहले जो मेजर डिस्प्यूट की बात करें वो कश्मीरी पंडित्स की बात हो रही, जो 1989 से लेके 1990 की बात हो रही है, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें पीओके ऑक्युपाइड जे के जो थे पीओ जो थे रेफ्यूजीज थे, वो 1947 की बात हो रही है, जिसमें डिस्प्लेस हुए मुजफ्फराबाद, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ और बिम्बर की गली में जो थे वो लोग मतलब हुए थे। अगर वेस्ट पाकिस्तान की बात करें, रेफ्यूज की बात 1947 की बात करें, इंटरनल डिस्प्लेस की बात करें, गुज्जर और बकरवाल की बात करें, जो टेम्प्रेरी शेल्टर्स की बात करें, और उसके बाद है बॉर्डर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जिसमें अखनूर, आरएस पुरा, सांबा, पुंछ की बात हुई, जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से अलग रह रहे थे। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आर्म कन्फ्लिक्ट की बात करें 1989 में जो था इंस्टेबिलिटी होता है, जो मतलब कश्मीरी पंडित्स को मतलब वहाँ से निकाला था, टेररिज्म की बात हो रही है। मतलब उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें डैम्स वगैरह भी बनाए थे। और पॉलिटिकल टर्न ऑयल की बात करें, स्पेशल स्टेटस विड्रॉल प्रोटेस्ट की बात हो रही है, उसमें क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की बात करें, रेगुलर शेलिंग से पाकिस्तान काज मास मूवमेंट्स फ्राम बॉर्डर बेल्ट। अगर इसमें बात करें स्टेट रिस्पॉन्सिबल डिस्प्लेसमेंट फॉर कश्मीरी पंडित, तो उन्होंने कुछ मतलब क्या किया था, जॉब्स वगैरह असिस्ट की थी, 20 लाख मतलब हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन दी थी, और रिसेंटली जो थे वो 25 लाख कर दिए। अगर एफर्ट की बात करें, रिटर्न्स टू वैली रिमेन्स इनकम्प्लीट की बात करें। अगर हम बात करें पीओके रिफ्यूजीज को, उनको 5.5 जो रिलीफ दिया था एज पर 2016 की बात हो रही है। और डिमांड जो थी वो ओबीसी और एसटी की स्टेटस की बात करें, वेस्ट पाकिस्तान की बात करें, तो उन्होंने आफ्टर आर्टिकल 35 दे गॉट डोमिसाइल सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी फॉर जे गवर्नमेंट्स, और उसके बाद असेस हुए थे एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम। अगर बॉर्डर की बात करें तो इसमें कंस्ट्रक्शन वाले बंकर वगैरह बनाए थे, स्कूल को शिफ्ट कर दिया था और रिलीज, और उनको 5 लाख रुपए दे दिए। अगर गुज्जर और बकरवाल की बात करें तो उनको कहा था फॉरेस्ट एक्ट के तहत उनको एक्सटेंड वगैरह कर दिया था कि कैसे मतलब रीजनल शेल्टर वगैरह भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। अगर क्रिटिसिज्म की भी आप देख सकते हैं, कैसे लेक ऑफ यूनिफॉर्म की बात करें, अवर सेंटर अप्रोच की बात करें। अगर हम बात करें लेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं 2025 में जो रिसेंटली जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान की शेलिंग हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि 10 लाख कंपनसेशन दी थी जो जे में जो अफेक्टेड लोग हुए थे पाकिस्तान शेलिंग की वजह से। अगर लैंड और लैंडलेस फैमिलीज़ की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मार्च 2025 में जो कहा था 498 लैंडलेस फैमिली को 5 मरला लैंड वगैरह दी थी, ठीक है, किसके पता पीएम आवास योजना के तहत। अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित माइग्रेंट की बात करें तो इसमें ये कहा गया था 6000 फ्लैट जो थे वो दे चुके थे, उसमें जो 3152 में जो कंप्लीट हुआ थे, और 586 5868 जो थे वो माइग्रेंट जो लोगों को जॉब दी थी, ठीक है। तो उसके बाद हम लैंड राइट और रिफ्यूजीज कम्युनिकेशन की बात करें, इसमें ये कहा गया कम्युनिटीज़ की बात करें, इसमें ये कहा गया था पीओजे के उसमें वेस्ट रिफ्यूजीज को लीगल लैंड ओनर की राइट्स दे दिए थे। अगर परमानेंट फोर्स की बात करें होमलेस की, तो उसमें 2025 में जो था 5 लाख जो थे होमलेस लोगों को दिए थे। अगर हम बात करें शेलिंग रिलीफ की बात करें, 10 लाख पर फैमिली को दिए थे जब पाकिस्तान की शेलिंग हुई थी, और पीएमए लैंड की जो थी वो 5 लाख जो लोगों को लैंड दी थी, उसके माइग्रेंट होस्ट दिए थे जो माइग्रेंट लोग थे। फिर उसके बाद लैंड राइट्स की बात हो रही है, उसके बाद होमलेस शेल्टर की भी बात हो रही है, 5 लोगों को मतलब इन्हें शेल्टर वगैरह भी दिए थे। इसमें हम बात कर सकते हैं 7 वे के, मतलब इसमें ये कहा गया था एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन जॉब कोटा की बात हो रही है, परमानेंट हाउसिंग की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ट्रैकिंग और अथॉरिटी की बात हो रही है, सोशल इंटीग्रेशन की भी बात हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और ये जो था पूरा यूनिट नंबर 3 है जे का, ठीक है। तो अब हमारा बच गया सिर्फ यूनिट नंबर 4, वो हम जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।